आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 25 अगस्त शुक्रवार। मेरा नाम खुशबू कुमार है और मैं लेकर हाजिर हूँ आज का दिन पॉडकास्ट। लोकसभा चुनाव में अब 200 दिन भी नहीं बचे, लेकिन चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। ऐसे में इंडिया टुडे ने देश का मूड टटोला है। इस सर्वे में मोदी सरकार की एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए क्या निकलकर सामने आया है, इसी से करेंगे शुरुआत। उधर साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस पहुंच चुके हैं। 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा है, तो कितनी अहम है ये यात्रा और दोनों देशों के बीच आपसी संबंध कैसे रहे हैं, जानेंगे। और अंत में अमेरिका ले चलेंगे आपको, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। एक तरफ प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू हो गए हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप को एक केस में सरेंडर करना पड़ा है। तो इसकी खोज खबर भी लेंगे, मगर पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस की बारी है। सुनते हैं शुभम तिवारी से। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया के फुलटन काउंटी जेल में पहले किया सरेंडर, बाद में बॉन्ड भरने के बाद मिली जमानत। साल 2020 के चुनाव में मिली हार के नतीजों को पलटने की कोशिश का है आरोप। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के लिए रवाना। 6 नए सदस्यों की एंट्री के साथ ब्रिक्स समिट का कल था आखिरी दिन। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य के हालातों से कराया अवगत। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों की 50,000 नर्सों ने आज सामूहिक अवकाश के लिए किया आवेदन। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए जारी किया येलो अलर्ट। राज्य में पहले से ही बारिश और भूस्खलन के कारण तबाही की स्थिति। और चेस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में प्रज्ञानंद बने रनर अप, कहा मैं बेहतर खेल सकता था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच गोलबंदी तेज हो गई है। ऑपोजिशन पार्टियों का इंडिया गठबंधन इस महीने के आखिर में तीसरी बार बैठक करने जा रहा है। मुंबई में होने वाली इस मीटिंग में 26 राजनीतिक दलों के 80 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी अपने खेमे एनडीए में सबसे ज्यादा दल होने का दावा कर रही है। नुक्कड़ों और चौपालों से लेकर पारिवारिक जुटानों में ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि अगले साल किसकी सरकार बनेगी। तो इंडिया टुडे और सी वोटर ने चुनाव से पहले जनता की नब्ज टोलने के लिए एक सर्वे किया है, मूड ऑफ द नेशन। इसमें एनडीए और इंडिया अलायंस को कितने प्रतिशत वोट और सीटें मिल सकती हैं, इसका अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार के कामकाज पर भी जनता से रायशुमारी की गई है। देश की सभी 543 लोकसभा सीटों से कुल 25,991 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। तो लबोलुआब क्या रहा इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे का, पहले ये जान लेते हैं हमारे सहयोगी कुमार केशव से। खुशबू, इस सर्वे में कई तरह के सवाल जनता से किए गए थे। सबसे पहला जो सवाल था कि सरकार का जो कामकाज है मोदी सरकार का, उससे 59% लोग मुतमईन हैं, खुश हैं। 19% लोग नाराज़ दिखे। और जो सबसे बड़ी कामयाबी सरकार की है, 21% लोग कहते हैं कि कोविड-19 का जो मैनेजमेंट था वो बेहतर था। 13% लोगों ने माना कि जो सरकार चल रही है उसमें करप्शन नहीं हो रहा है। 12% लोग जो है वो आर्टिकल 370 के हटने को सबसे बड़ा अचीवमेंट मान रहे हैं। फेलियर्स की बात करें तो सबसे बड़ी नाकामयाबी जो है लोगों की नज़र में वो है महंगाई। 25% लोगों ने जो इन्फ्लेशन है उसको बताया है। 17% लोग जो हैं वो बेरोजगारी को बताते हैं। और 12% लोग कह रहे हैं जो आर्थिक ग्रोथ है उस हिसाब से नहीं हुई है, उसको ये सरकार का एक फेलियर बताते हैं। इस सर्वे में सवाल किया गया कि 2024 के चुनाव में आप बीजेपी को क्यों वोट करेंगे, तो 44% लोगों ने पीएम मोदी को इसका सबसे बड़ा कारण बताया है। 22% लोग कहते हैं विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। 14% लोग जो कहते हैं वो बीजेपी की जो हिंदुत्ववादी छवि है उसके चलते बीजेपी को फिर से वोट करेंगे। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो 33% लोगों ने कहा कि भारत को जो नंबर 3 इकॉनमी दुनिया की बनाने की बात प्रधानमंत्री करते रहे पिछले कुछ समय से, उसको लेकर के वोट करेंगे। वहीं 17% लोग जो मानते हैं कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा चुनाव का रहने वाला है। और 12% लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको एक अहम मुद्दा मान रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी को लेकर के भी सवाल किए गए, जिसमें पहला सवाल तो ये था कि क्या भारत जोड़ो यात्रा जो हुई है उससे राहुल गांधी की छवि पर कोई प्रभाव, कोई बदलाव देखा गया है। तो 44% लोगों ने कहा कि हाँ, राहुल की इमेज में सुधार आया है। वहीं 33% लोग ऐसे थे, 33%, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी की छवि पहले जैसी है, कोई चेंज इसमें नहीं देखा गया है। 13% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की जो इमेज है, जो छवि है, और ज़्यादा खराब हुई है।
जहाँ तक विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना है उसके चेहरे को लेकर के बात थी, वो जो रेस है उसमें राहुल गांधी बाकी नेताओं से आगे निकलते दिख रहे हैं। राहुल गांधी के पक्ष में 24% लोगों ने हामी भरी, जबकि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सिर्फ 15% लोग दिखे हैं। अब आज चुनाव हुए तो किस गठबंधन की क्या स्थिति होगी? तो जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि अगर आज देश में चुनाव होते हैं तो एनडीए गठबंधन को 306 सीटें मिलने की संभावना है। वही इंडिया गठबंधन उसको 193 सीटें मिलने के आसार हैं। 44 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की संभावना है। लेकिन जो मार्जिन है इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच वो सिर्फ 2% वोट का है। 43% वोट एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है, जबकि 41% वोट इंडिया अलायंस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो मोटा मोटी इस सर्वे में जो निकलकर सामने आया वो तो आपने सुन लिया। अब इसके निहितार्थ को भी समझ लेते हैं और इसके लिए हमने बात की है सी वोटर के डायरेक्टर और चुनावी आंकड़ों से खेलने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट यशवंत देशमुख से। यशवंत जी, 59% लोग सरकार के कामकाज से खुश दिख रहे हैं, तो सरकार के लिए कितना सेटिस्फाइंग है ये? देखिए, सरकार के लिए संतोषजनक बात केवल इतनी ही है उसमें कि प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग बहुत हाई है। अगर आप मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में महंगाई, बेरोजगारी, तमाम किस्म के और मुद्दे हैं जो सरकार के लिए वैसे परेशानी का सबब बन सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार सारी दिक्कतों का सामना जो कर रही है वो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के भरोसे कर रही है। तो ये एक सिंगल इंजन है जो सब कुछ खींच रहा है। लोग अपनी दिक्कतें बता रहे हैं, लेकिन दिक्कतों को बताने के बाद में वो ये भी बोल रहे हैं कि संभवतः इस दिक्कत का सामना करने में या इसका उपाय देने में प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में वो अभी भी नंबर 1 चॉइस बने हुए हैं। जी, और आपने कहा कि लोग दिक्कतें भी गिनवा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी उन्हें पसंद है। तो पीएम की लोकप्रियता जो है वो क्यों बरकरार है? मुझे लगता है कि आज की तारीख में लोग इस बात के लिए वोट दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितनी मेहनत कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं ये बात लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस अप्रिसिएशन के कारण वो उनको वोट देना चाहते हैं। मसलन उन चीज़ों के लिए भी वोट देना चाहते हैं जो चीज़ गलत हो गई, जैसे डिमोनिटाइजेशन के केस में ज़्यादातर लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि वो फैसला बहुत सही नहीं था। लेकिन जब आप पूछते हैं कि फैसला सही था, लोग कहते हैं गलत था। लेकिन उसके बाद में पूछते हैं कि क्या प्रधानमंत्री इसके लिए दोषी, बोलते हैं नहीं दोषी हैं। ये विरोधाभास, क्यों दोषी नहीं है? तो वो ये कहते हैं कि नहीं, उनकी नीयत सही थी, वो जिस कारण से करना चाहते थे वो कारण सही था, हमें दिक्कत हुई तो हुई, कोई बात नहीं, इसलिए हम उसको उस तरीके से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों में लोग एफर्ट के नंबर दे रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री बहुत मेहनती हैं। बल्कि विपक्ष उनके ऊपर तंज करता है, बोलता है कि ये तो प्रधानमंत्री हैं कि क्या है, लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं और साथ में म्यूनिसिपैलिटी के भी चुनाव में लगे रहते हैं, नगर पालिका के चुनाव तक में उतर जाते हैं। लेकिन जनता इसको इस तरह से देखती है कि बंदा मेहनत कर रहा है, बंदा 24 घंटे में 28 घंटे काम कर रहा है, जनता उसको उस तरीके से देखती है। तो इस कारण से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही। ठीक है, और अब मैं विपक्ष को लेकर आपसे एक सवाल, जो ये सर्वे हुआ है इसमें विपक्ष के लिए क्या पॉजिटिव टेक अवेज हैं? मेरे ख्याल से विपक्ष के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनका साथ में आना बहुत क्रिटिकल रहा है। उनके जो मतदाता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन समर्थकों के साथ में उनको एक उत्साह बढ़ा है कि ये सारे लोग साथ में आए हैं। अब साथ में आने के बाद में भी उन दोनों के बीच में गैप कितना है, अलग अलग जगहों पे कितना है, ये तब समझ में आएगा जब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस जीते। अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस नहीं जीत पाती है तो विपक्ष कितनी भी कोशिश करे वो प्रधानमंत्री को पीछे नहीं कर सकती। जी, और चुनाव का जो रिजल्ट है वो घूम फिरकर बीजेपी बनाम कांग्रेस पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन बनाने का कोई इम्पैक्ट पड़ता नजर आ रहा है आपको? देखिए, उसका इम्पैक्ट इतना ज़रूर पड़ रहा है कि लोगों के सामने विपक्ष एक गंभीरता के साथ में आ रहा है। लोगों को ये भी लग रहा है कि विपक्ष एक लड़ाई देने के लिए, करने के लिए गंभीर है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि इस देश में विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं बची, क्योंकि सारे लोग इतने छितराए हुए देख रहे थे। तो कुछ अच्छा देखने को आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाइपोलर कंटेस्ट में बहुत अंतर होगा। महागठबंधन बनने के बाद में भी उत्तर प्रदेश के 2019 के नतीजे हम देख चुके हैं क्या निकल के आए थे। लेकिन विपक्ष का आना जरूरी था, अच्छी बात है, अच्छी लड़ाई होगी, लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत है। तो लड़ाई अच्छी होगी तभी लोकतंत्र का महापर्व मजेदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत देशमुख। और अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। साउथ अफ्रीका में चल रहा ब्रिक्स सम्मेलन अपने अंजाम तक पहुंच गया है। समिट के आखिरी दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई।
फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा के हवाले से खबर आई कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि लद्दाख में सैन्य तैनाती के साथ साथ तनाव को कम किया जाए। साउथ अफ्रीका के 3 दिवसीय दौरे के बाद कल देर रात प्रधानमंत्री ग्रीस के लिए रवाना हो गए हैं। आज वे ग्रीस में ही रहेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ उनकी मुलाकात होगी। ग्रीस के राष्ट्रपति से भी वो मिलेंगे, लेकिन किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ग्रीस का दौरा किए हुए 40 साल क्यों हो गए और इतने लंबे अरसे बाद जब ये दौरा हो रहा है तो वो कितना अहम है। भारत और ग्रीस के रिश्ते को विस्तार से समझने के लिए हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट प्रकाश केरे से। भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा, ग्रीस की जो यात्रा है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और चूंकि प्रधानमंत्री के रूप में कोई हमारा लीडर 1983 के बाद जा रहा है तो निश्चित रूप से एक अहम घटना है। 1983 में इंदिरा जी गई थी, लेकिन 2007 में कलाम साहब भी गए थे, 2018 में प्रेसिडेंट कोविंद भी गए थे और बीच बीच में हमारे लगातार लोग, हमारे सीनियर मिनिस्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स जाते रहे हैं। तो एक हमारा कंटिन्यूअस रिलेशन है। दूसरी चीज ये है कि 1961 के बाद से लगातार हमारा कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक इस तरीके के रिलेशनशिप ग्रीस के साथ रहे हैं। और पीछे क्या हुआ, अभी 2019 में और 2022 में हमने ग्रीस के साथ 2 महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते किए हैं और उसका रिजल्ट भी आया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि पिछले साल 2022 में हमारा दोनों देशों का जो बिजनेस है वो $535 मिलियन का हुआ है, जो कि 2021 से 20% अधिक था। और एक इम्पोर्टेंट बात है, जब हम भारत के व्यापारिक रिश्तों की बात करते हैं तो अक्सर ये बात होती है कि हमारा व्यापार संतुलन जो है वो हमारे पक्ष में नहीं रहता है, मतलब हम घाटे में रहते हैं। कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा व्यापारिक संबंध जो है वो फायदे का है, उसमें से ग्रीस भी है। जैसे 2022 में ग्रीस को हमने एक्सपोर्ट किया था $315 मिलियन और ग्रीस से हमने इंपोर्ट किया था $220 मिलियन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ग्रीस में ग्रीक लैंग्वेज के साथ साथ वहाँ पे अंग्रेजी लैंग्वेज काफी बोली जाती है, खासकर टूरिज्म सेक्टर में। तो और हमारे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं और ग्रीस से भी, यूनान से भी टूरिस्ट आते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो कल्चरल रिलेशन है, जो हमारा बिजनेस रिलेशन है, जो हमारे टेक्निकल और साइंटिफिक रिलेशंस हैं वो काफी मजबूत हैं और ये काफी बेहतर हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के बाद उसमें और गति आनी चाहिए। जी, आपने बड़े अच्छे से दोनों देशों के संबंधों के बारे में बताया है, लेकिन इस बार पीएम का जो दौरा है उस दौरे का एजेंडा क्या रहने वाला है, किन बिंदुओं पर फोकस रहेगा? मुझे लगता है कि 2 बातें इस मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण होंगी। एक कि हम अपने बिजनेस को, जैसे कि 2021 और 2022 के बीच में अगर हम 20% का जंप ले सकते हैं दोनों देश, तो निश्चित रूप से इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और चूंकि ग्रीस जो है वो एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है, हम जो है डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन हम यूनान को बहुत कुछ दे सकते हैं। जैसे हम तेल और गैस दे रहे हैं, हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हम और भी कुछ दे सकते हैं और साथ में सर्विस सेक्टर के में ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है, वो हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट में इन 2 बातों पे ही ज्यादा फोकस होगा और होना भी चाहिए कि हम बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। देखिए, जब 2 देशों के बीच बिजनेस बढ़िया होता है तो बाकी जो संबंध होते हैं, जो बाकी रिलेशंस होते हैं, बिजनेस होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे जाएंगे, हवाई यात्राएं बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कि, और चूंकि ग्रीस जो है वो एक मेडिटेरियन कंट्री है, तो समुद्री संबंध भी हम बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फोकस इसी पर रहेगा कि हम क्या उनसे खरीद सकते हैं और हम उनको क्या बेच सकते हैं। तो दोनों देश एक दूसरे को किस तरह मदद कर सकते हैं, किन मोर्चों पर पार्टनरशिप बनाने और बढ़ाने की ज़रूरत है, बता रहे थे प्रकाश केरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करते हैं अमेरिका का, जहां एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए माहौल तैयार होने लगा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए प्राइमरी डिबेट स्टार्ट हो गए हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले जॉर्जिया के फल्टन काउंटी जेल में सरेंडर किया है।
राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रंप पर कई क्रिमिनल केस दर्ज हुए। 14 अगस्त को जॉर्जिया के ग्रैंड जूरी ने ट्रंप के खिलाफ एक अभियोग पेश किया था। इसमें कुल 19 आरोपियों और 41 आपराधिक मामलों को डाला गया। आरोपियों में ट्रंप के अलावा उनके पूर्व व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज और वकील रूडी गिउलियानी और जॉन ईस्टमैन शामिल हैं। इन सब ने देर रात सरेंडर किया है। तो क्या प्रोसेस रहा, कोई स्टेटमेंट आया क्या और इसमें आगे क्या होने वाला है, पूछा मैंने वॉशिंगटन डीसी में रहने वाले इंडियन जर्नलिस्ट रोहित शर्मा से। तो आज जॉर्जिया में एटलांटा में उन्हें सरेंडर करना पड़ा और रीजन ये था उसका कि इलेक्शन में जब रिजल्ट्स आए थे तो उन्होंने प्रेशर डाला जो इलेक्टर्स थे जॉर्जिया में, स्टेट और जॉर्जिया में, कि वो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है उसमें बदलाव करे, मतलब उनके फेवर में जो है वो रिजल्ट लेके आए। तो ये एक बहुत संगीन आरोप है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और उनके साथ जो बाकी के जो 18 आरोपी है उनके ऊपर। और इसको लेके चलते हुए एक जो उनके ऊपर जो एक एक्ट लगा है रैकेटियरिंग का, खास बात यह है उस लॉ की कि वो एक स्टेट लॉ है। अगर उसमें डोनाल्ड ट्रंप कन्विक्ट होते हैं तो जो बार बार बात होती है कि एक प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल सकता है तो उनके जो जितनी भी चीजें हैं वो हट जाएगी, ये एक स्टेट लॉ है जिसमें वो कन्विक्ट होंगे। इसमें प्रेसिडेंशियल पार्डन भी काम नहीं करेगा। मतलब अगर वो 3 या 4 साल की उनको जेल होती है तो शायद उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो आज जो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने देर रात सरेंडर किया। यूजुअली ये चीजें, कार्रवाई जो होती है ये दिन में होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं, उनकी टीम ने ये सोचा कि हम प्राइम टाइम की तरफ, रात को 7:30-8 बजे के आसपास हर कोई इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और पूरे जो एक उनके एयरपोर्ट से वहां से निकलने के बाद से वहां काउंटी कोर्ट जाने तक, फिर उसके बाद अंदर की कार्रवाई जिसमें करीबन 20-25 मिनट लगे, जहां वो गए, उनके फिंगरप्रिंटिंग हुई और मग शॉट लिया गया, जो बहुत बड़ी बात है, अनप्रेसिडेंटेड। आज तक यूएस में ऐसा हुआ नहीं कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट का मग शॉट लिया जाए, क्रिमिनल की तरह उन्हें दिखाया जाए, पूरी दुनिया के सामने उन्हें पेश किया जाए। वो हुआ और उसके बाद जब वो वहां से निकले तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ये एक बहुत सैड डे है अमेरिका के लिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और आने वाले समय में जो है हम सारी चीजों को चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो बिलीफ था कि भाई इलेक्शन में वो जीते हैं, वो बिलीफ के कारण उन्होंने बाकी चीजें की। तो हमें देखना होगा, लेकिन अगेन आई थिंक इट्स अ बिग ब्लॉट ऑन अमेरिकन डेमोक्रेसी। जी, और आपने ट्रंप के मगशॉट की बात की, कल मगशॉट लिया गया उनका, लेकिन सोशल मीडिया पर तो ट्रंप के जो फेक मगशॉट है वो पहले से ही वायरल थे। तो क्या इसका कुछ पॉलिटिकल रेलेवेंस भी रहेगा? देखिए, पॉलिटिकल रेलेवेंस एड्स में आएगा। देखिए, अमेरिका चुनाव की तरफ जा रहा है। कल पहला हमने प्रेसिडेंशियल डिबेट भी देखा, राइट? तो यहाँ पे जिस तरह की कैंपेनिंग होती है, डिजिटली, जिस तरह से सोशल मीडिया पे प्लस टेलीविजन पे जिस तरह के एड्स की भरमार होती है इलेक्शन के समय में, तो मुझे लगता है बार बार ये मगशॉट रिमाइंड कराएगा अमेरिकी वोटर्स को कि देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट करने जा रहे हैं या करने का सोच रहे हैं जो क्रिमिनली इंडाइट हो चुका है। और अगर आप वो मगशॉट ध्यान से देखें तो ही इज नॉट लुकिंग टू हैप्पी। कल भी उनके जो काफी जो बाकी अदर डिफेंडेंट्स है उनके भी मगशॉट लिए गए थे, तो उसमें कई लोग आर स्माइलिंग इन देयर मगशॉट्स, राइट? बट इफ यू लुक एट डोनाल्ड ट्रंप, एक बहुत ही मीन लुक दिया है उन्होंने। और जो आर्टिफिशियल मगशॉट्स है, खैर ऑब्वियसली जिस तरह की सोशल मीडिया लाइफ में हम लोग हैं, ऑब्वियसली वो शायद कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज करेंगे, या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होगी, बहुत बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन एज फार एज डोनाल्ड ट्रंप इज कंसर्न, ही डिड नॉट वांट। मुझे याद है जब न्यूयॉर्क में मैं कवर कर रहा था तो एक उस समय बहुत बड़ी डील यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो लॉयर्स थे उन्होंने कहा था कि उनका मगशॉट रिलीज नहीं किया जाए। तो यहाँ पे वो नेगोशिएट नहीं कर पाए उनके लॉयर्स, और ही डिड नॉट वांट, क्योंकि उन्हें पता है कि इसे वेपनाइज किया जाएगा उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स द्वारा, स्पेशली जो बाइडेन और कमला हैरिस। ठीक है, और मेरा सवाल अब आपसे रिपब्लिकन पार्टी के पहले प्राइमरी डिबेट को लेकर है। ये भी कल ही हुआ है और अमेरिकी इतिहास का पहला मौका है शायद जब वो इंडियन ओरिजिन के 2 लीडर्स निकी हेली और विवेक रामास्वामी इसमें शामिल हुए। तो ये बताइए कि किन मुद्दों पर बहस हुई है और किसने बाजी मारी है इसमें? देखिए, बहुत ऐतिहासिक था। मैं कहूंगा, देखिए कि हमारे लिए जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, हमारे लिए भले ही हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की लीनिंग्स हो, मतलब मेरे हिसाब से बहुत प्राउड फीलिंग है। बाजी मारने की जो बात है, मुझे लगता है, देखिए कल जो हमने देखा कि विवेक रामास्वामी जो एक अननोन एंटिटी थे आज से 3 महीने पहले, वो पोलिंग में बहुत आगे चल रहे हैं और इन सब से जितने भी उनके साथ कैंडिडेट्स थे सबसे आगे चल रहे हैं, इंक्लूडिंग डी सैंटिस जो फ्लोरिडा के गवर्नर है, ट्रंप के करीबी रह चुके हैं, उनसे भी आगे विवेक रामास्वामी चल रहे हैं। तो उनपे काफी अटैक्स हुए,
निक्की हेली ने भी विवेक रामास्वामी की फॉरेन पॉलिसी को लेकर उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि उनका जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो विवेक रामास्वामी नोइंगली अननोइंगली ही वाज द सेंटर ऑफ द डिबेट, और उनकी ये कोशिश थी रामास्वामी की कि वो अमेरिकन ऑडियंस को अपने आप को इंट्रोड्यूस करे जो उनको नहीं जानते। जहां तक निक्की हेली का सवाल है, वो गवर्नर रह चुके हैं साउथ कैरोलिना की, एम्बेसडर रह चुकी है यूनाइटेड नेशंस में, तो वो एक तरह से पॉलिसी की तरफ जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, अपने रिकॉर्ड को लेकर बार बार बात कर रही थी। फायदा मुझे लगता है इसमें दोनों को ही हुआ है। विवेक रामास्वामी कल ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे, नंबर 1 थे यूनाइटेड स्टेट में, तो लोग ऑब्वियसली क्यूरियस थे कि क्यों ये जो उम्मीदवार है इनको इतना तवज्जो दिया जा रहा है या इस पे इनसे इतने सवाल किए जा रहे हैं। और निक्की हेली इसलिए क्योंकि उस डिबेट स्टेज पे अगर किसी के पास पॉलिसी एक्सपीरियंस था, किसने फॉरेन पॉलिसी को लेके, अबॉर्शन को लेके, इमिग्रेशन को लेके, डेट को लेके अगर कोई मीटफुल बात की है, और आने वाले डिबेट में जो 27 सितंबर को है उसके बीच वहां तक की मुझे लगता है जो बिल्डअप होने वाला है ये इन दोनों कैंडिडेट्स को लेके जरूर होगा। ये थे वॉशिंगटन डीसी से इंडियन जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब सीधे चलते हैं शुभम तिवारी के पास, जो तैयार बैठे हैं आपको देश दुनिया की अखबारों में छपी आज की बड़ी खबरों को बताने के लिए। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग। अखबारों में पहले पन्ने पर चांद, चीन और चैंपियन से जुड़ी सुर्खियां हैं। लैंडर विक्रम से बाहर निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। उधर चीन और भारत के बीच जोहान्सबर्ग में यानी ब्रिक्स के साइडलाइन में बातचीत हुई है। राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई बातचीत में लद्दाख और एलएसी का जिक्र आया। सैनिकों की तैनाती यहां से घटाने पर सहमति जताई गई है। हालांकि भारत ने चीन को यह बता दिया है कि उन्हें पहले देपसांग और डेमचौक में सैन्य तैनाती घटानी होगी, तभी आगे बात बनेगी। तो ये चांद और चीन की बात हुई। एक और जिक्र चैंपियन का। चैंपियन बनने से चूके प्रज्ञानंद। इस सुर्खी के नीचे एक बड़ी सुंदर तस्वीर है जिसमें नॉर्वे के कार्लसन और भारत के प्रज्ञानंद शतरंज के मोहरों पर टकटकी लगाए हुए हैं। प्रज्ञानंद को हराकर कल कार्लसन ने विश्व कप शतरंज का खिताब जीत लिया। उधर जोहान्सबर्ग में जहां भारत और चीन के बीच बातचीत का हमने जिक्र किया, वहां पर चूंकि ब्रिक्स की बैठक थी और ब्रिक्स की बैठक कल पूरी हुई। नई सहमति जो बनी है उसमें ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल करने पर सहमति बनी है। ये देश हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इस तरह से कुल अब ब्रिक्स में देशों की संख्या 11 हो जाएगी। हालांकि ये औपचारिक तौर पर 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे। और कल साल 2021 के लिए 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया। मैं ये भास्कर पर खबर देख रही हूँ। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, जबकि पुष्पा के लिए जो अल्लू अर्जुन हैं उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। और ये सम्मान पाने वाले अल्लू जो है वो पहले तेलुगु एक्टर हैं। और गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सैनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड सेरेमनी में शुभम कई फिल्मों को 1 से ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। फिल्म RRR को कुल 7 अवार्ड मिले, गंगूबाई काठियावाड़ी को और सरदार उद्धम को 5-5 अवार्ड मिले। वहीं द कश्मीर फाइल्स ने 2 अवार्ड अपने नाम किए हैं। वहीं एक खबर जनसत्ता से, संयुक्त विश्व कुश्ती ने यह फैसला किया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ अगले आदेश तक निलंबित रहेगा। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने तय समय से चुनाव नहीं कराया। 12 अगस्त को यह चुनाव होना था, लेकिन मामला कोर्ट में चले जाने की वजह से ये चुनाव आगे को टल गया। एक खबर खुशबू, आरएसएस से जुड़े 2 संगठन हैं, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और सहकार भारती। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बता रहा हूँ। श्यामलाल यादव की यहाँ एक रिपोर्ट है। खबर यह है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से जुड़ी एक संस्था है ट्राइफेड, यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उन्होंने आरएसएस से जुड़े इन जो 2 संगठनों को पत्र लिखा, इसमें उन्हें एक राजनीतिक निकाय के रूप में यानी एक पॉलिटिकल बॉडी के रूप में पहचान दी। इस पत्र के बाद एक बैठक होनी थी जिसमें कि ट्राइबल मिनिस्ट्री से जुड़ी जो स्कीम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन पर बात होनी थी। लेकिन कुछ अधिकारियों ने इस मीटिंग से दूरी बना ली और उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरीके के पॉलिटिकल बॉडी के साथ बैठक उनके सर्विस रूल्स के अगेंस्ट जाता है। इसके बाद आरएसएस के इन दोनों संगठनों ने, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और सहकार भारती ने, कार्रवाई करने की बात की है कि क्यों ये पूरा घटनाक्रम हुआ। ठीक है, ये तो नेशनल अखबारों की बात हो गई। आपने इंटरनेशनल अखबार भी पढ़े, तो क्या बड़ी खबरें छपी हैं आज?
देखिए, सबसे पहले तो मेरी नज़र आज अमेरिका में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के मामले में सरेंडर किया। 20 मिनट तक वे जेल में रहे और फिर वे $2 लाख के बॉन्ड और दूसरी रिहाई की शर्तों पर जब सहमत हो गए तो उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत की है और कहा है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके अलावा मेरी नज़र BBC की उस रिपोर्ट पर भी है जहां रूसी प्राइवेट आर्मी के प्रमुख येवगेनी की जो विमान दुर्घटना में मौत हुई उस पर पहली दफा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कोई प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रपति पुतिन ने दुर्घटना में मारे गए सभी यात्रियों के परिवारों को पहले तो कल श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रिगोजिन से जुड़ी जो उनकी यादें हैं, उनका परिचय है, उसे याद किया। साथ ही यूक्रेन युद्ध में जो उनकी भूमिका रही उसे न भूलने की बात की। खुशबू, रूस यूक्रेन से लौट आई अब थोड़ा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। यहाँ जियो न्यूज और अखबार डॉन के हवाले से एक ऐसी खबर जिसे सुनकर एक बार तो आपको भी अचरज होगा। हुआ कुछ यूं है यहाँ कि चूंकि नेशनल असेंबली भंग कर दी गई है पाकिस्तान में और केयर टेकर गवर्नमेंट सत्ता में है, ऐसे में 90 दिनों के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। लेकिन चुनाव आयोग चुनाव के लिए कोई एक तय तारीख बताने से गुरेज कर रहा है। उधर राष्ट्रपति आरिफ अलवी, जिनके कार्यकाल के महज कुछ ही दिन रह गए हैं, वो परसों से इस मामले में एक्टिव हैं बड़े। और चलते चलते आज जान लेते हैं 25 अगस्त का इतिहास। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहे जाने वाले गैलीलियो गैलीली ने आज ही के दिन अपना टेलीस्कोप वेनिस के सीनियर सदस्यों के सामने पेश किया था। 1957 में भारतीय पोलो टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा था। तो आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। आपसे अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते सोमवार को। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था कपिल देव सिंह के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अब आपसे 10 बजे के न्यूज बुलेटिन में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।